हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, रशिया के धमकाने के बावजूद भी नहीं सुधरा अमेरिका। अटलांटिक में ट्रंप की लगातार 5वीं सबसे बड़ी स्ट्राइक। दोस्तों, अमेरिकी नेवी ने जब्त किया एक और ऑयल टैंकर। जी हां, मादुरो को हटाने के बाद भी नहीं रुका अमेरिका, जिसके बाद आपको बताएंगे क्या अमेरिका के खिलाफ महायुद्ध की है तैयारी। एक साथ जमा हुए चीन, रशिया, ईरान के खतरनाक जंगी जहाज। जी हाँ दोस्तों, अगर ट्रंप मानता दिखाई नहीं दे रहा तो रशिया भी छोड़ने वाला नहीं है, बताएंगे। इस जमावड़े के बाद सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने ये आई है, पुतिन के दबाव के आगे झुकी गया अमेरिका। दोस्तों, जब्त तेल टैंकर से इतने रूसी नागरिकों को कर दिया गया रिहा, लेकिन फंसे बाकी 3 भारतीयों का क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे, रूसी नागरिक को तो छोड़ दिया गया, लेकिन भारतीय को अभी तक नहीं छोड़ा अमेरिका ने, उनका क्या होगा। साथ ही आपको बताएंगे क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिका डेनमार्क युद्ध के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के मेंबर है। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन करेगा नाटो, सेना तैनात करके मिलिट्री डील की बड़ी तैयारी। आखिर नाटो क्या चाहता है, सबसे पहले आपको बताएंगे। जब 2 नाटो के सदस्य आपस में भिड़ते हैं तब क्या होता है, तब की क्या पॉलिसी है, सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ अमेरिका रशिया झड़प के बीच दोस्तों चीन भी अंदर खाने बहुत बड़ी प्लानिंग रचने लगा, जिसका हुआ बड़ा खुलासा। भारत की जमीन पर करने लगा कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, बताएंगे। जब भारत को पता चला तो क्या रहा रिएक्शन, वही चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे। पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते में तुर्की भी होगा शामिल। जी हाँ दोस्तों, क्यों आनन फानन में अचानक लिया तुर्की ने ये फैसला, कैसे भारत की और ज्यादा बढ़ेगी टेंशन। और वही अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने कहा कि भारत को भी वेनेजुएला का तेल बेचेगा अमेरिका। दोस्तों, आज इससे भी एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत कोई से युद्ध के समय में, जब बाकी दुनिया युद्ध की तैयारी कर रही है, ऐसे में भारत को भी आगे के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, कब कहां से दुश्मन अटैक कर दे। और हम भारतीय लगातार अपने भारत का सपोर्ट करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां व्लादिमीर पुतिन के धमकी के बाद भी, निकोलस मादुरो को घर से उठाने के बाद भी अमेरिकी सेना का वेनेजुएला पर हमला कम नहीं हुआ। दोस्तों, सोमवार को एक वीडियो फुटेज जारी करते हुए बताया गया कि उन्होंने वेनेजुएला से आने जाने वाले एक और तेल टैंकर को जब्त कर लिया। ये पिछले कुछ दिनों में अमेरिका द्वारा कब्जे में लिया गया वेनेजुएला का 5वां टैंकर है। दोस्तों, इस तेल टैंकर को यूएस मरीन और नेवी के जवानों ने पूर्व सुबह के ऑपरेशन में रोका और फिर जब्त कर दिया। ये अब तक का 5वां टैंकर है जिसे अमेरिकी बलों ने अभियान के तहत जब्त किया। अमेरिकी दक्षिण कमान, बोले तो यूएस साउदर्न कमांड ने इस जब्ती की पुष्टि करते हुए कड़ा संदेश भी दिया। कहा कि अपराधियों के लिए अब कहीं भी छिपने की जगह नहीं है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के बाद से अब तक अमेरिका कुल इतने टैंकरों को जब्त कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक में रशिया के झंडे वाले टैंकर मैरिनेरा को जब्त किया था, जबकि दूसरा जहाज कैरिबियन सी में पकड़ा गया। इसके बाद मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच राजनयिक युद्ध छिड़ गया। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक बीते कई दिनों से मैरिनेरा जहाज का पीछा भी कर रहे थे, जिस खबर को हम लगातार कवर भी कर रहे हैं। अब ऐसे में जब अमेरिका लगातार रशिया की धमकी के बावजूद भी वही कार्य करता नजर आ रहा है, अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तभी दोस्तों एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि दक्षिण अफ्रीका में चीन, रशिया, ईरान के खतरनाक जंगी जहाज तैनात हुए, इकट्ठा हुए। क्या अमेरिका के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी के लिए किया गया, ऐसा बता दें। दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तटों पर इस वक्त दुनिया की 3 बड़ी शक्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है। चीन, रशिया और ईरान के खतरनाक जंगी जहाज केप टाउन के करीब पहुंच चुके हैं। ये सभी देश ब्रिक्स समूह के साझा नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, ये युद्धाभ्यास ऐसे समय हो रहा है जब वेनेजुएला संकट को लेकर तनाव चरम पर है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने तेल के टैंकरों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी संगठन करार दिया। इस सैन्य अभ्यास का नेतृत्व मुख्य रूप से चीन कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के सीमंस टाउन नेवल बेस पर इन जहाजों की हलचल काफी तेज हो गई है। वॉशिंगटन इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा है। दोस्तों, केप टाउन के तट पर इन देशों का आना एक बड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला में जो आक्रामक कदम उठाए, उससे चीन और रशिया नाराज हैं। ये देश अब अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन इस पूरे ड्रिल का नेतृत्व कर रहा है। वो
वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि ब्रिक्स के पास भी अपनी सैन्य शक्ति है। ट्रम्प ने ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन बताया है। ऐसे में ये युद्धाभ्यास आप यूं समझ लीजिए कि आग में घी डालने का काम कर सकता है अमेरिका के लिए। ईरान भी 2024 में इस समूह का हिस्सा बना था, अब वो भी अपनी ताकत दिखा रहा है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का सीमंस टाउन बेस इस वक्त दुनिया में युद्ध के मैदान जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का मिलन होता है। चीनी नौसेना का 161 मीटर लंबा डिस्ट्रॉयर तांग शान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा रशिया और ईरान के आधुनिक जहाज भी यहाँ लंगर डाले हुए हैं। ये जहाज अगले शुक्रवार तक समुद्री सुरक्षा का अभ्यास करेंगे। इसमें समुद्री डकैतों से लड़ने और सुरक्षा बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका ने 2023 में भी इन देशों की मेजबानी की थी। अब ये सहयोग और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की विदेश नीति इस वक्त अमेरिका की आंखों में चुभ रही है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए दक्षिण अफ्रीका की फंडिंग काट दी है। उनका आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका दुनिया के बुरे किरदारों का साथ दे रहा है। अमेरिका खास तौर पर ईरान के साथ इसके रिश्तों से नाराज है। यानी कि दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने इन तीनों देशों को एक प्लेटफॉर्म क्या मुहैया करवा दिया। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका की फंडिंग ही काट दी और ईरान के साथ रिश्तों में खटास पैदा कर दिया। अब ऐसे में अगर अमेरिका अपनी चाल से बाज नहीं आया दोस्तों, तो पूरी दुनिया अपनी जमकर तैयारियां कर रही है। रशिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें, इसी बीच जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, आनंद फानन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के दबाव में आने के बाद वेनेजुएला के पास पकड़े गए रशिया के टैंकर पर से रूसी नागरिकों को अब रिहा करने का दे दिया आदेश दोस्तों। लेकिन 3 भारतीयों का क्या होगा, जहां पर जिसमें 3 भारतीयों को भी किडनैप या यूं कहे कि कैप्चर कर लिया गया है अमेरिका के द्वारा। आपको बता दें, अमेरिका ने वेनेजुएला के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में जब्त तेल टैंकर के चालक दल में शामिल रूसी नागरिकों को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रूस ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया। इस टैंकर पर 2 रूसी नागरिक सवार हैं। वही टैंकर के चालक दल में 3 भारतीय भी शामिल है, जिनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस टैंकर पर 20 यूक्रेनी और 6 जॉर्जियाई नागरिक भी सवार है। हालांकि अमेरिका ने उनकी रिहाई को लेकर अब तक कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर छोड़ा गया तो सभी को क्यों नहीं छोड़ा गया, क्यों 2 ही रूसी नागरिकों को छोड़ा गया, भारतीयों को क्यों नहीं छोड़ा गया दोस्तों। वहीं रशिया ने अमेरिका के इस फैसले पर क्या कहा, बता दें। रशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बयान में कहा कि हमारे अनुरोध के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तरी अटलांटिक में अभियान के दौरान अमेरिका द्वारा जब्त किए गए टैंकर मैरिनेरा के चालक दल के 2 रूसी नागरिकों को रिहा करने का फैसला किया है। मंत्रालय के टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में ज़खारोवा ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और अमेरिकी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, रशिया ने अपने देशवासियों की रिहाई पर तो बयान दे दिया, लेकिन भारतीयों को लेकर कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि जब वो जहाज ही रशिया का था तो फिर रशिया को भारत को लेकर भी जवाब देना चाहिए था अमेरिका को कि उनकी रिहाई भी होनी चाहिए। बयान में आगे कहा गया कि हम अपने देशवासियों की शीघ्र वतन वापसी सुनिश्चित करने से संबंधित सभी मुद्दों पर तत्काल और व्यवहारिक कार्य शुरू कर रहे हैं। हालांकि इसमें टैंकर पर सवार चालक दल के अन्य सदस्यों को लेकर रशिया ने कोई उल्लेख नहीं किया। दोस्तों, रूसी विदेश मंत्रालय की यह घोषणा मॉस्को द्वारा वॉशिंगटन से समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील करने और उसकी नव उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को दृढ़ता से खारिज करने के एक दिन बाद आई है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के बयान की, यानी व्हाइट हाउस के बयान की, तो व्हाइट हाउस ने टैंकर को जब्त किए जाने के बाद घोषणा की थी कि चालक दल के सदस्यों को अमेरिका की संघीय अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिकी सेना ने बेला 1 को जब्त कर लिया और बाद में इसका नियंत्रण कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सौंप दिया। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इन तीनों भारतीयों की भी रिहाई होनी चाहिए तो कमेंट में इंडियंस मस्ट बी रिलीज्ड कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। और अगर मानते हैं कि रशिया को भी भारतीयों के लिए, उन तीनों भारतीयों के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर वो पकड़े भी गए हैं तो रशिया के जहाज पर पकड़े गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं रशिया के लिए ही कार्य कर रहे होंगे। ऐसे में रशिया को आगे आना चाहिए उनकी रिहाई के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। साथ ही साथ आपको बता दें सबसे बड़ी और अहम जानकारी, ग्रीनलैंड पर अमेरिका डेनमार्क क्या युद्ध के करीब शक्ति प्रदर्शन करेगा। नाटो सेना तैनात कर मिलिट्री ड्रिल की बहुत बड़ी तैयारी। दोस्तों, ग्रीनलैंड तनाव के बाद नाटो पूरी तरीके से संकट की स्थिति में आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है। वहीं दोस्तों, व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उसमें सैन्य कार्रवाइयां भी शामिल है। इस पर डेनमार्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने ग्रीनलैंड में तैनात अपने सैनिकों को
1952 के कानून की याद दिलाई है, जिसमें कब्जा करने वालों को देखते ही गोली मारने की छूट है, इजाजत बाद में ली जा सकती है, पहले गोली मारी जाएगी। डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो के सदस्य देश हैं। ऐसे में सदस्य देशों में टकराव से नाटो में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, नाटो ने अमेरिका को शांत करने के लिए वॉशिंगटन में लॉबिंग तेज कर दी है। वहीं ब्राजील में ग्रीनलैंड की सुरक्षा को मजबूत बनाने की योजना पर भी काम तेज किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार नाटो ने आर्कटिक पर खर्च बढ़ाने, वहां और ज्यादा सैनिक भेजने और कहीं ज्यादा संयुक्त अभ्यास शेड्यूल करने पर चर्चा की। इसका प्रमुख मकसद ट्रंप को यह दिखाना है कि ग्रीनलैंड और उसके आसपास का इलाका पहले की तरह पूरी तरह सुरक्षित है और यहाँ किसी अमेरिकी कब्जे की आवश्यकता नहीं है। इस प्रस्ताव पर दूसरे सदस्य देशों के दूतों ने व्यापक सहमति जताई। इसे यूरोपीय देशों की रणनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक नाटो सदस्य देश ट्रंप के ग्रीनलैंड को हासिल करने या सेना के इस्तेमाल करने वाले बातों को भड़काऊ बयानबाजी मान रहे थे। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद हालात तेजी से बदल गए हैं। नाटो देशों को लगने लगा है कि अमेरिका कभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य अभियान छेड़ सकता है। इससे न सिर्फ नाटो के टूटने का खतरा है, बल्कि यूरोप की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। इस कारण यूरोपीय यूनियन में कुछ देश अमेरिका के साथ सीधे टकराव की तैयारी भी कर रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने पहले कहा था कि ऐसा कदम नाटो और दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा ढांचे का अंत होगा। आपको बता दें, आखिरकार अमेरिका को ग्रीनलैंड की आवश्यकता क्यों है, क्यों वो जिद पर अड़ा हुआ है। बता दें, ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि क्षेत्र में रशिया और चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच वॉशिंगटन को ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका की पहले से ही सैन्य मौजूदगी है। ग्रीनलैंड के पिटूफिक बेस में दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिका की सेना तैनात है। इस बर्फीले बेस पर लगभग 150 कर्मी अस्थायी रूप से तैनात है, लेकिन शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में 6000 तक सैनिक तैनात किए थे। 1951 की एक संधि के तहत अमेरिका डेनमार्क को बस एक सूचना देकर अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा सकता है। यानी कि दोस्तों, नाटो ये चाहता है कि अमेरिका को ये ना लगे कि ग्रीनलैंड की वजह से अमेरिका को कोई खतरा होगा। ऐसे में नाटो इस श्योरिटी को देने के लिए अब लगातार वो पिक्चर में आता दिखाई दे रहा है, लगातार अभियान छेड़ रहा है दोस्तों। इसीलिए वहां पर सेना तैनात करके मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है नाटो। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन, भारत की इस जमीन पर किया कंस्ट्रक्शन। विदेश मंत्रालय ने जमकर लताड़ा दोस्तों। भारत ने शुक्रवार 9 जनवरी 2025 को शाक्सगाम घाटी में चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से रिजेक्ट करते हुए कहा कि यह क्षेत्र उसके इलाके का हिस्सा है। भारत ने चीन की ओर से जमीनी हकीकत को बदलने की कोशिशों की भी निंदा की। इसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को अवैध और अमान्य बताया। रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि चीन द्वारा CPEC के जरिए से शाक्सगाम घाटी में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, जो भारतीय इलाका है। हमने 1963 के तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार ये कहते आए हैं कि ये समझौता अवैध और अमान्य है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो चीन पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी मान्यता नहीं देता है, क्योंकि ये भारतीय इलाके से होकर गुजरता है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पूरी यूनियन टेरिटरी भारत का अभिन्न और बिना विभाजित किया हिस्सा है। यह बात चीनी और पाकिस्तानी अधिकारियों को कई बार साफ तौर से बताई जा चुकी है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते में तुर्की भी होगा शामिल। भारत की और ज्यादा बढ़ेगी टेंशन। जी हां, पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते में जल्द ही तुर्की भी शामिल हो सकता है। इसको लेकर तीनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। समझौते के तहत किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इसे नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा बताया जा रहा है। इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की और सऊदी अरब की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा होगा, जिससे भारत की टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस समझौते का ऐलान जल्द ही हो सकता है। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक तुर्की सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच रक्षा गठबंधन में शामिल होना चाहता है, जिससे एक नए सुरक्षा गठबंधन का रास्ता साफ होगा। यह समझौता मध्य पूर्व और उससे आगे शक्ति संतुलन को बदल सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तभी से तुर्की भी इस समझौते में शामिल होने के लिए कोशिशें करने लगा था। ऐसे में सवाल है कि रक्षा समझौते से किसको होगा बड़ा फायदा। तो आपको बता दें, सऊदी अरब के पास बेशुमार पैसा है, जिसका फायदा तुर्की और पाकिस्तान दोनों को मिल सकता है। वहीं पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों में इकलौती सैन्य शक्ति है। उसके पास बड़ी सेना और शक्तिशाली मिसाइलें भी है। वहीं तुर्की के पास सैन्य तकनीक और मजबूत रक्षा उद्योग है। ऐसे में तीनों देश एक दूसरे का फायदा उठा सकते हैं, जिससे उनको अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को भी इन देशों के साथ साझा करेगा या नहीं। ऐसे में दोस्तों,
अगर तुर्की इस गठबंधन में अपनी सदस्यता पर हस्ताक्षर करता है तो यह सुन्नी मुस्लिम दुनिया के पूर्व प्रतिद्वंदी नेताओं के रूप में सऊदी अरब के साथ संबंधों में एक नए युग को रेखांकित करेगा। सऊदी और तुर्की में दशकों तक दुश्मनी रही है, लेकिन अब ये दोनों देश आर्थिक और रक्षा सहयोग पर साथ काम कर रहे हैं। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हाल में ही अंकारा में सऊदी और तुर्की की नौसेना के बीच बैठक हुई है, तो वहीं उधर भारत की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों देशों के बीच मई में 4 दिनों तक सैन्य झड़पें भी हुई थी, जिनमें बड़े पैमाने पर ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। भारत ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद जारी रहता है तो वो भविष्य में सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में भारत पाकिस्तान में युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो इस समझौते के तहत सऊदी अरब और तुर्की खुलकर पाकिस्तान की मदद करेंगे, जिससे भारत की टेंशन जरूर बढ़ सकती है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखना ये होगा कि भारत इसका क्या तोड़ निकालता है, क्या ऐसी व्यवस्था करता है इन तीनों को टैकल करने का। हालांकि सऊदी के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है, इतने अच्छे संबंध की पाकिस्तान के साथ भी नहीं है सऊदी का जितना सऊदी का भारत के साथ है। दोस्तों साथ ही साथ अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर वेनेजुएला का तेल कब जाने के लिए ट्रंप की तैयारी शुरू, व्हाइट हाउस में कंपनियों के साथ की बड़ी बैठक। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र को लेकर बड़ा दाव खेला है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी और वैश्विक तेल कंपनियां वेनेजुएला में करीब 100 अरब डॉलर का निवेश कर सकती हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने व्हाइट हाउस में शीर्ष तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक बुलाई है। ये कदम वेनेजुएला के राजनीतिक घटनाक्रम और अमेरिका की नई ऊर्जा रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि बिग ऑयल की कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगी। इस बैठक में शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल और कोनोको फिलिप्स जैसी दिग्गज कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। अमेरिका की मंशा वेनेजुएला के जर्जर तेल ढांचे को फिर से खड़ा करने और उसके विशाल कच्चे तेल भंडार का लाभ उठाने की है। तो वहीं दोस्तों वैश्विक उथल पुथल के बीच व्हाइट हाउस ने यहाँ तक संकेत दिया है कि वो भारत को भी वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखा है। दोस्तों आपको बता दें, ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है इस सवाल पर कि क्या अमेरिका भारत की तेजी से बढ़ती और विशाल ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए उससे वेनेजुएला का कच्चा तेल फिर से खरीदने की इजाजत देने को तैयार है। इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, हाँ। अधिकारी ने इसका जवाब देते हुए हाँ कहा, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि अभी इसके बारीक पहलुओं पर काम किया जा रहा है। अधिकारी ने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस्टोफर राइट के हालिया बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन लगभग सभी देशों को वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए तैयार है। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जैश लश्कर का खतरनाक खेल हुआ बेनकाब। गाजा की आड़ में भारत पर हमले की नई साजिश, 300 मस्जिदों के नाम पर आतंक का चंदा। दोस्तों पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा गाजा में जारी संकट का फायदा उठाकर अपने आतंकी ढांचे के पुनर्निर्माण और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नए कैडर की भर्ती में जुटे हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राज्य एजेंसियों ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है, उसकी निगरानी व्यवस्था में मौजूद खामियों की पहचान की है। इसके बाद पाकिस्तान के आखिरी ग्रे लिस्टिंग के अनुभव से सबक लेते हुए आतंकी संगठनों ने अपने फंडिंग के तौर तरीकों में बदलाव कर डाला। एथेंस स्थित थिंक टैंक जियोपॉलिटिको की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में खतरनाक प्रवृत्ति सामने आ रही है, जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा गाजा राहत के नाम पर धन जुटाकर उसे आतंकी गतिविधियों में लगा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि जैश प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों की भी इन नए फंडिंग ऑपरेशंस में सीधी भूमिका सामने आई है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, अब ईरान से बात कर लेते हैं, जहां पर ईरान में भड़की आग के बीच रजा पहलवी ने डोनाल्ड ट्रंप से कर दी बहुत बड़ी अपील। ईरान में भड़की विरोध प्रदर्शन की आग के बीच निर्वासित नेता रजा पहलवी ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि जब आपको ईरान में दखल देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान में आज ना इंटरनेट है, ना ही लैंडलाइन फोन, लोग केवल गोलियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हम डोनाल्ड ट्रंप से सहयोगी और एक्शन की अपील करते हैं। उन्होंने एक्स पर कहा कि यह एक आपातकाल संदेश है, आपके सहयोग और समर्थ की सख्त आवश्यकता है। आपने देखा कि लाखों ईरानियों को गोली मारी गई, आज उन पर गोली ही नहीं चलाई जा रही बल्कि उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ही बंद कर दिया गया है। ना तो इंटरनेट है, ना ही लैंडलाइंस। अली खामेनी अपनी इस खूनी सत्ता को खोने से डर रहा है और लोग आपकी मदद चाहते हैं। उसने लोगों पर कहर ढाने की धमकी दी है, वो इन युवाओं की हत्या कर देना चाहता है। दोस्तों ईरान के निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने कहा कि अब वक्त आ गया है, 1 घंटे के अंदर ईरान में सारी सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर जाएंगी और तभी आपकी मदद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को सड़कों पर
निकलने और आजादी लेने के लिए प्रेरित किया है। बीती रात उन्होंने वही किया। इस खूनी सरकार को आपका ही डर है। 1 घंटे में लोग ईरान की सड़कों पर होंगे और आपकी मदद की दरकार है। पहलवी ने कहा कि आपने साबित किया है कि आप जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अब आप ईरान के लोगों की मदद और दखल देने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बता दें कि ईरान की जनता ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ उग्र हो गए हैं। ये प्रदर्शन महंगाई और अर्थव्यवस्था की बदहाली को लेकर हो रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। कई जगहों पर लोग निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के नाम के भी नारे लगाए जा रहे थे। तो वहीं बता दें ईरान में प्रदर्शनों के बीच खामेनी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। दोस्तों कह दिया पहले की तरह इस बार भी अमेरिका गलत है। जी हां, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला। खामेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि जैसे अतीत में था वैसे ही आज भी अमेरिका ईरान को लेकर अपने आकलन में गलत है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश भर में महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उसने ईरान को समझने में गलत आकलन किया है। उन्होंने कहा कि जैसे अतीत में अमेरिका गलत रहा है वैसे ही आज भी वॉशिंगटन ईरान को लेकर अपनी गणनाओं में चूक कर रहा है। ईरान में अशांति और हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच खामेनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अतीत की तरह आज भी अमेरिका ईरान को लेकर अपनी गणनाओं में गलत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट, इंग्लिश में लिखा है कि टुडे लाइक द पास्ट द यूएस इज रॉन्ग इन इट्स कैलकुलेशंस अबाउट ईरान। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने सरकारी टीवी चैनल पर जनता को संबोधित करते हुए शांति की अपील की। तो वहीं उपद्रव के लिए इजराइल और अमेरिका पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका के आतंकी एजेंट ही ईरान में उपद्रव करवा रहे हैं। उन्होंने सीधा हमला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर किया। खामेनी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने ईरान के लोगों का खून बहाया है। ट्रंप की सत्ता खत्म होगी और उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति पद से जाना ही होगा। यही नहीं, खामेनी ने ट्रंप को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दे, ईरान पर नहीं। इस बीच ईरान के प्रशासन ने आंदोलन करने वालों को देश विरोधी करार दिया है और उन्हें सख्त एक्शन की चेतावनी दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उपद्रव फैलाने की अपील करने वालों पर भी एक्शन होगा जैसा बयान दिया गया है। दोस्तों ईरान को लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें चौंका देने वाली खबर, क्या नेतन्याहू का अपहरण कराना चाहता है पाकिस्तान? दोस्तों रक्षा मंत्री का बेतुका बयान, तुर्की से भी लगा डाली ये गुहार। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा इजरायली पीएम नेतन्याहू को किडनैप करे अमेरिका, अपने कोर्ट में चलाए मुकदमा। दोस्तों पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में अमेरिका से अपील की है कि वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करे और कोर्ट ले जाकर मुकदमा चलाए। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने यह भी कहा कि तुर्की भी नेतन्याहू को किडनैप कर सकता है। आसिफ ने नेतन्याहू को इंसानियत का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आसिफ का यह बयान तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक इसी तरह दोस्तों आसिफ ने कहा कि नेतन्याहू इस समय में सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी होने चाहिए। अमेरिका उसको अगवा करे और अपने कोर्ट में ले जाकर मुकदमा चलाए। तुर्की भी नेतन्याहू को किडनैप कर सकता है और हम पाकिस्तानी इसकी दुआ कर रहे हैं। इस बयान के बाद दोस्तों इजरायल का भड़कना तय माना जा रहा है। अब इजरायल का क्या रिएक्शन आएगा नेतन्याहू जी का, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी बीच दोस्तों ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।